हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये हमें दिया गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 4। पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए, एक तो ये है कि यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में 4 दिया गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। यदि आप ए को एक मान ले, बी को भी एक मान ले, तो देखिए ये वन होगा, ये भी वन होगा, ये वन अपन वन वन और ये भी वन, तो वन प्लस वन कितना आ गया अपना, 4 बार जोड़ेंगे तो 4। तो ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन और प्लस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन, तो वन प्लस वन यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये तो है कि आप डायरेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट। डिटेल में हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस ये जो 4 है यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप 2 + 2, और ये राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो देखिए इसको लिखा मैंने ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर -2। इधर आगे बचा बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर, और ये दो भी इधर आएगा तो हो गया -2 बराबर 0। तो ये 4 था, इसको लेफ्ट में ले गए तो किसका हो गया, माइनस का। -2 4 हो गया। इसकी यदि आप बात करोगे ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस -2 की, तो ये देखिए अपने पास है ए माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये बना आपके पास बी माइनस वन अपॉन बी का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका होल स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, और इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये वाला आएगा। ठीक है, दोनों होल स्क्वायर में है और इक्वल में 0। आपको पता है कि किसी का भी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। इधर भी पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आपका 0 पॉसिबल नहीं है। ये कब होगा, जब ये a माइनस वन अपॉन ए भी 0 हो और b माइनस वन अपॉन बी भी 0 हो, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये भी 0 होगा और ये भी अलग से 0 होगा, b माइनस वन अपॉन बी 0। तो यहां से आप देखिए डायरेक्ट आपके पास a का मान आ जाएगा कितना, 1। ठीक है, और यहाँ से b का मान भी कितना आ जाएगा, 1। तो ये पुट कर दीजिए। ठीक है, ये पूछा आपको 1 + 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे दिया आपको 13.608 का होल स्क्वायर -13.392 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये तो आपके पास a है और ये b है, तो ये बन रहा है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इनको जोड़ देंगे तो देखिए 13 और 13 26 और 608 और 392। ठीक है, ये बन गया अपने पास कितना, 1000, यानी 3 पे पॉइंट है, तो ये आ जाएगा अपना 27। ए प्लस बी आ गया 27। घटाएंगे, देखिए 13 में से 13 घटाओगे तो ये तो कैंसिल। 608 जो है इसमें से अपने को माइनस करना 392। 600 में से यदि ये अपन 392 घटा दें कितना बचेगा, 8, और 8 ये ऊपर जाता है तो ये बचा 16। तो ये होगा पॉइंट, सॉरी 216 है ना, 400 की बात की, 400 घटाए 200, तो ये हो गया 216। और इस पे पूरे पे बाहर है क्यूब रूट। ये तो खाली अपने अंदर वाले को सोल्व किया फॉर्मूला लगा के। तो देखिए 27 का क्यूब रूट आपको पता है 3 होता है, 216 का आपको पता है ये 6 का क्यूब है तो बाहर आ जाएगा 6। 3 पे पॉइंट है तो क्यूब रूट में 1 पे आता है, और ये 6 गुना 3 18, यानी 1.8 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे, यानी ये टोटल कॉस्ट प्राइस अपने को दिया गया है। कुल क्रय मूल्य 20,000, घोड़े को 20% लाभ पे, गाड़ी को 10% हानि पे, और कुल सौदे में 2% लाभ, तो घोड़े का क्रय मूल्य। ये हम लोग एलिगेशन में पढ़ चुके हैं डायरेक्ट। देखिए घोड़े पे इसको लाभ हो रहा है कितना, 20%, और जो गाड़ी थी कार्ट जो है कैरिज, उस पे इसको हानि, तो हानि को हम लोग लिखते हैं माइनस में और लाभ को किस में लिखते हैं, प्लस में। बीच में लेते हैं जो ओवरऑल उसको प्रॉफिट या लॉस, तो ओवरऑल उसको हुआ 2% का प्रॉफिट। ठीक है, अब इनको यू तिरछा माइनस करते हैं। और आपको ये मैंने एलिगेशन में पढ़ाया था कि जब हम प्रॉफिट लॉस में एलिगेशन लगाते हैं तो ये नीचे जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही अपन क्या निकालते हैं, लाभ या हानि। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा जो भी, वो किसका होगा, इनकी घोड़े और गाड़ी की क्रय मूल्य का। तो अब इनको माइनस कर देंगे। देखिए 20 में से 2 घटाओगे तो इधर तो आ जाएगा 18, बड़ी संख्या में से छोटी। ये जो बीच में होता है ना, ये एक से बड़ा और एक से छोटा, तो +20 से छोटा है और -10 से बड़ा है। तो बड़ी संख्या 2 है, इसमें से 10 घटाओगे तो -10 करोगे, तो ये माइनस माइनस प्लस, और 2 और 10 कितना हो जाएगा,
बार। ये आ जाएगा इनका क्रय मूल्य का अनुपात। 6 से कटेगा 2 बार, 6 से कटेगा 3 बार। यानी घोड़े और गाड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 2 और 3 के अनुपात में। अब टोटल क्रय मूल्य आपको दिया गया 20,000, तो टोटल के नीचे टोटल यानी 2 और 3 5। घोड़े का पूछा तो किससे गुणा कर देंगे? 2 से। 5 से कट गया कितने बार? 4,000, और 4,000 गुणा 2 यानी इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा? 8,000। ठीक है। ये मैं आपको जब समझाता हूँ तब मैं एकदम धीरे धीरे आपको बताता हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट हम लोग जब आपको करना ही है तो आपको पता है इधर 20 में से 2 जाएगा, इधर 18 आएगा, और 2 और 10 जुड़ेंगे 12 आएगा, 2 और 3 का रेशियो आएगा, आप बिना कुछ किए कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन देखिए काफी बच्चे होते हैं जो स्टार्ट अभी किया, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो मेरे को क्या है शॉर्ट में भी बताना है और उसको डिटेल में भी समझाना जरूरी होता है। ठीक है। कई बच्चों का रहता है कि सर आप खाली ट्रिक बताइए, तो वो पॉसिबल नहीं है। दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पे बेचा जाता है तो उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है, प्रारंभिक मूल्य पर बेचे तो लाभ। यानी इसको जो प्राइस में बेचना चाहिए था उसमें तो इसने बेचा नहीं। जैसे मान लीजिए 200 रुपए में बेचना था, उस पर नहीं बेच के उसका 2/3 पे बेचा, तो इसको 10% का लॉस हुआ। एक तरीका इसको है रेशो से करने का, कि पहले वाला सेलिंग प्राइस 3 था, अब उसका 2 है, 10% का लाभ यानी 1/10। ये 10 का क्रय मूल्य 1 की हानि होगी तो कितने में बेचेगा? 9 में। और यहाँ कितने में बेच रहा है? 2 पे। तो इनका रेशियो इक्वल करके अपन यहाँ से प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। दूसरा मान लीजिए कि हमारे पास इस वस्तु का क्रय मूल्य था 100 रुपए। ठीक है। और स्टार्टिंग में इसको एक फिक्स प्राइस पे बेच रहा था। स्टार्टिंग इनिशियल जो इसका सेलिंग प्राइस था, इनिशियल सेलिंग प्राइस, वो मैंने मान लिया SP1। ठीक है। तो कह रहा है SP1 में नहीं बेच के, इस मूल्य पे नहीं बेच के इसके 2/3 में बेचा, तो इसको 10% की हानि। 100 क्रय मूल्य तो 10 का हानि, तो कितने में बेचेगा? 90 में। तो यहाँ से देखिए सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ये 2/3 आगे जाके उल्टा हो जाएगा, तो 2 से कटेगा 45, और 45 गुना 3 आपको पता है 135। तो इस स्टार्टिंग में 100 में जब खरीदा, पहले वाला विक्रय मूल्य कितना था? 135, तो कितने का लाभ हो रहा है? 35% का डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है ए बी को 10% की हानि से कोई वस्तु 45,000 रुपए में बेचता है। तो ये ए का तो विक्रय मूल्य है, और बी को बेच रहा है, तो बी खरीद रहा है, तो बी का क्या है? क्रय मूल्य। बी इसे सी को कितने मूल्य पे बेचे? जितने पे ए को 10% का लाभ हो। देखिए पहले तो बी का अपन क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है। बी का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ए ने बी को बेचा है कितने में? 45,000 में, तो बी ने तो खरीदा है। 10% की हानि पे बी ने खरीदा, तो बी का क्रय मूल्य आ गया 45,000 ऑलरेडी है। अब देखिए ए का अपन क्रय मूल्य निकाले, तो ए ने इसको 45,000 में बेचा, तो इसको लॉस हुआ 10 का। इसका मतलब ये 90% का मान है, और ए का क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 और 9 से कट जाएगा कितनी बार? 500। और इसको गुणा करेंगे तो ए का जो क्रय मूल्य होगा वो हमारे पास आ गया 50,000। यानी ए ने 50,000 में खरीदा, 10 की हानि पे 45,000 में बी को बेच दिया। ठीक है। कह रहा है बी सी को इतने मूल्य पे बेचेगा जितने पर ए को 10% का लाभ हुआ होता। तो ए को लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे, यानी 50,000 पे। तो 50,000 का आप 1/10 देखोगे तो वो 5,000 ही होगा, सीधा सीधा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 5,000 इसका लाभ होता, और ए का क्रय मूल्य 50 है, तो ए का सेलिंग प्राइस की बात करें तो ए इसको कितने में बेचता? 50 + 5 55,000 में ए इसको बेचता। ठीक है। यही बात है। अब कह रहा है बी सी को इतने मूल्य पे बेचता, कितने पे? सी को कितने में बेचता? 55,000 में। तो बी का लाभ, तो बी ने देखिए खरीदा कितने में? 45 में। कितने में बेचेगा? 55 में। तो लाभ इसको होगा 10,000 का, और लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पे, वो है 45,000। और प्रतिशत में निकालना तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 1000/45। तो ये 5 से कटेगा 9, और 5 से कटेगा 200। तो 200/9 इसका अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। बाकी देखिए समझाने के लिए इतना है, स्टार्टिंग में जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए। बाकी आपको पता ही है 90 का मान है, 9 से कट रहा है 5 बार, तो ये आ गया डायरेक्ट 50,000। 10% का लाभ 50 पे 5,000 का, तो आ गया 55। डिफरेंस देखोगे 10,000, तो 10,000/45,000 गुणा 100 कर दोगे। आपको इतना ही, कुछ भी नहीं करना। जिनकी प्रैक्टिस है, जो पहले से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्लासेज ली हुई हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो उनको इतना करने की जरूरत नहीं है। ये नए बच्चे भी काफी आते हैं हर बार, तो उनको समझाने के लिए जरूरी है। आगे चलिए, नहीं समझाना हो तो फटाफट ही पेपर हो जाए। लेकिन ये मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, नहीं कि मैं
टिक कर रहा हूं इसको। यहाँ पे कह रहा है कि अर्धव्यास मतलब त्रिज्या की बात कर रहा है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर वाली तीन गोलाकार गेंदों को पिघला के एक अकेली गोलाकार गेंद बनाई। देखिए, कभी भी किसी वस्तु, एक हो चाहे दो हो चाहे 10 हो चाहे 100, उनको पिघला के जब दूसरी वस्तु बनाता है तो उनका वॉल्यूम सेम होता है। चाहे वो एक जैसी चीज बना रहा है, गोले से गोला या बेलन से गोला, जो भी बनाएगा उनका हमेशा आयतन बराबर रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री बर्बाद हुई, नई गेंद का अर्धव्यास। देखिए, इन तीनों का जितना भी आयतन होगा उसी को तो मिला के एक नई गेंद बना रहा है, तो इनका आयतन निकाल लेंगे, वो नई वाली गेंद के बराबर कर देंगे। गोले का आयतन आपको पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 सभी में है, इंटू पाई, ये तो कॉमन आ जाएगा। पहले की रेडियस 1 है, तो इसका क्यूब करोगे, यहाँ पे रखोगे 1 का क्यूब 1, प्लस 2 का क्यूब 8 और प्लस 3 का क्यूब 27। ये इन तीनों गेंदों का आयतन होगा टोटल, ठीक है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री क्या हुई, बर्बाद। तो जो भी आपका ये टोटल आया ना, इस पूरे से नहीं बना रहा, इसकी 25% तो इसका क्या हो गया, नष्ट ही हो गया। तो इसका बचेगा कितना, 75%, ठीक है। तो इसका जो 75% होगा, इस टोटल का 75% होगा, उसी से क्या कर रहा है वो, एक नई गेंद बना रहा है। तो गेंद का आयतन होगा 4/3 इंटू पाई और इंटू आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका कैंसिल। इसको अपन जोड़ लेंगे, 28 और 8 36, गुणा 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 4, तो इधर आ गया 3/, आगे आपके पास बचा आर क्यूब। देखिए 4 से कट जाएगा कितने बार, 9 बार, 9 गुना 3 27, इधर है आर क्यूब, तो आर का मान 27 का रूट लेंगे, कितना आ जाएगा 3। तो नए वाली गेंद का जो अर्ध व्यास होगा वो रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। खाली आपको वॉल्यूम इक्वल करना है, उस वॉल्यूम का 75% ही काम में आ रहा है, तो उसका 75% लेंगे, 50 लेना है तो 50 लेंगे, ओके। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का रेशो जो था, ए की आयु और बी की जो आयु का अनुपात है वो है 4:5। किसकी, ए और बी की, कितने साल पहले, 7 साल पहले। इसके बाद कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, कितने साल बाद, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 5:6, ठीक है। आपको कह रहा है बी की वर्तमान आयु। देखिए, जैसे आप खुद की देखिए, 5 साल पहले आयु का रेशो और 5 साल बाद का है। तो 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले की बात करोगे 2018, और आज से 5 साल बाद की बात करोगे 2028, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 10 का, ठीक है। ऐसे 7 साल पहले और 7 साल बाद की मैं बात करूंगा तो गैप कितने का है, 14 साल का, ठीक है। 7 साल पहले, यहाँ पे मान लीजिए प्रेजेंट आएगा इनका, ठीक है। इस प्रेजेंट से 7 साल पहले है और इस प्रेजेंट के 7 साल बाद है, तो इन दोनों में टोटल डिफरेंस कितने का है, 14 साल का। समझिए मेरी बात को। यहाँ पे देखिए रेशियो में डिफरेंस 4 से 5 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, यहाँ भी 5 से 6 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। ये एक रेशियो में है और यहाँ साल में कितना है, 14। तो एक की वैल्यू कितनी है अपने पास, 14। बी की पूछिए, तो बी का ये रहा। तो 14 को अपन 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 का अपने पास टोटल कितना आ जाएगा, 14 × 5 70। ये है इस बी की 7 साल पहले का रेशियो, 7 साल पहले का। प्रेजेंट में चलना है तो 7 जोड़ेंगे, तो 70 और 7 कितना आ जाएगा, 77, इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, कह रहा है ए बी सी किसी व्यापार में साझेदार है, किसी विशिष्ट वर्ष में ए को लाभांश का 1/3, बी को लाभांश का 1/4, सी को शेष 5,000 रुपए प्राप्त हुए, तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। देखिए, ए को कह रहा है कि लाभ मिल रहा है 1/3, बी को लाभ मिल रहा है 1/4, और बाकी जो बचेगा वो किसको मिलेगा, सी को, क्योंकि तीन ही पार्टनर है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे देखिए 4 है, तो 3 और 4 का यदि मैं एलसीएम लूंगा तो वो मेरे पास कितना आएगा, 12। तो मैंने मान लिया कि इनका टोटल जो प्रॉफिट होगा, टोटल जो लाभ होगा, वो कितना है, 12 यूनिट। इसमें से ए को इसका 12 का 1/3, तो 3 से कटेगा 4 बार, तो ए को लाभ मिलेगा 4 यूनिट। बी को इसका 1/4, यानी बी को लाभ मिलेगा कितना, 3 यूनिट। टोटल 12 है, कितना हो गया, 4 और 3 7। बाकी बचा हुआ 5 यूनिट है, वो किसको मिलेगा, सी। 4 3 7 5 12 टोटल आ गया इसके इक्वल, कोई दिक्कत नहीं आता। अब कह रहा है सी को तो 5,000 मिले, यह रेशियो में कितना है, 5, यहाँ पे 5,000, तो 3 जीरो चिपका दीजिए, बन गया 5,000। तो इधर भी 3 जीरो चिपका देंगे और इधर भी 3 जीरो चिपका देंगे, तो ए को कितना लाभ मिला, 4,000। कोई दिक्कत नहीं, आ गया, ठीक है। अगला देखिए,
कह रहा है 3 घोड़ों में से प्रत्येक को एक 7 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा 20, 30, 40 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुज भूखंड के एक एक कोने में खूंटे से बांधा गया है। एक त्रिभुज अपने को दिया गया है और इसकी तीनों भुजाएं अपने पास क्या है, अलग अलग, और तीनों भुजाओं के कोनों पे इसको बांध रहा है। जैसे ए पे बांधा, ठीक है, यूं 7 है। तो कह रहा है उस क्षेत्र जिस पे घोड़े चढ़ सकते हैं का इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए यहाँ पे खूंटे पे बांधोगे, 7 मीटर इसकी रस्सी होगी तो वो यूं ही चढ़ सकता है। ये भी 7 मीटर, ये भी यूं चलेगा, और यहाँ पे भी 7 मीटर का बांध दोगे तो वो इस एरिया में चलेगा, और ये इस एरिया। इन तीनों का एरिया पूछा है। देखिए त्रिभुज कोई भी हो, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, कोई भी त्रिभुज हो, आपको बताए त्रिभुज के तीनों कोण, यदि ये थीटा होगा, यहाँ पे यदि अल्फा होगा और यहाँ पे यदि बीटा होगा, तो आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एक ये वर्तखंड है, एक ये वर्तखंड है, एक ये वर्तखंड है, तीनों को जोड़ेंगे उसी में तो घोड़े चल रहे हैं। अब तीनों की रेडियस क्या है, सेम। तीनों की अलग अलग रेडियस होती तब बात अलग थी। यह रेडियस तीनों की क्या है, सेम है। तो तीनों को जब जोड़ दोगे वर्तखंड को, सेम रेडियस के हैं, तो तीनों का एंगल टोटल कितना आ गया, थीटा। टोटल एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। आपको पता है पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर कितना है, 7, तो 7 गुना 7। ये होता है पूरे वर्त का, कब, जब यहाँ पे टोटल सेंटर पे 180 डिग्री हो। ये तो हाफ ही है, 180 डिग्री बन रहा है तीनों को जब जोड़ोगे तो 180 बन रहा है। इसका मतलब 1/2 की वैल्यू निकालें, यानी ये टोटल होता है 360 जब होता है, और आपको निकालना है 180 का मान। ठीक है, या 1/2 कर दो। तो 7 से 7 कटेगा, 2 से 11 बार कटेगा, 11 गुना 7, इसका आंसर आ जाएगा 77 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत नहीं, आसान सा है। अगला देखिए, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की तुलना। देखिए ये अपन सीआई में पढ़ चुके हैं। आपके पास जैसे मान लीजिए पी रुपया था, कितने रुपए थे, पी। तो 4 साल में कह रहा है वो स्वयं की दुगनी हो गई, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, पी से बढ़ के वो दुगना 2p हो जाएगा, समझे। पी प्रिंसिपल था। तो अब आपको कह रहा है उसी दर से कितने वर्ष में स्वयं की 16, यानी 16 होगी, पी से कितनी हो जाएगी, 16p। तो सेम आपके पास यही प्रोसेस चलेगी अगले 4 साल में, 2p का डबल यानी 4p। फिर अगले 4 साल में 4p का डबल कर दो, कितना, 8p। अगले 4 साल में 8p का डबल कर दो, कितना, 16p। ये पूछा था, इसका 16 गुना। तो 4 + 4 + 4 + 4, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 ईयर। ये आपको मैंने सीआई में बेसिक से भी बताया क्यों होता है, डायरेक्ट भी ये मैंने आपको बताया है। ओके, अगला देखिए, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है, उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं। जितनी दूरी जा रहा है वो 3/4 का मतलब किलोमीटर, ठीक है, 3/4 किलोमीटर, इसका मतलब हो गया 750 मीटर। किलोमीटर 1000 रखोगे, काटोगे 750। तो ये जितना नाव धारा के विपरीत जा रहा है उतना ही वापस धारा के अनुकूल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो दूरी की बात कर रहे हैं, दूरी जो है वो आपस में क्या है, समान है। दूरी आपस में क्या है, बराबर। जब आपको पता है दूरी बराबर होगी, तो जो आपका टाइम और स्पीड का रेशियो है वो एक दूसरे का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कोई बात नहीं। और जब टाइम सेम हो, तब मेरे भाई स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है भाई राहुल चौधरी, इसका ध्यान रखना आप प्लीज, है ना। थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं था। ठीक है, देखिए, तो यहाँ दूरी की यदि बात करें तो दूरी हमारे पास क्या है, यहाँ पे समान है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे टाइम की अपन बात करें, टाइम का यदि रेशियो लेंगे, धारा के विपरीत आपको पता है चाल होती है x - y, और धारा के साथ चाल होती है x+y। तो धारा के विपरीत इसको 15 मिनट लग रहे हैं, और धारा के अनुकूल इसको वही दूरी तय करने में 10 मिनट लग रहे हैं। यहाँ से रेशियो यदि हम ले 15 और इसका, तो 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा 2 बार। समय का अनुपात 3 और 2 है। तो आपको पता है कि स्पीड जो होती है, इसका रेशियो हो जाएगा 2:3। यानी धारा के विपरीत जो x - y होगा वो 2 होगा, तो x+y कितना होगा, 3। ये 2 और 3 के रेशियो में कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, 20 और 30 भी हो सकते हैं, 40 और 60 भी हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं, ये रेशियो है। और अपने को रेशियो ही पूछा है, तो पूछा है चाल का धारा की चाल से अनुपात, यानी नाव और धारा x और y का रेशियो पूछा है। ठीक है, देखिए x और y का अनुपात निकालें, जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो y से y कटेगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और इधर जोड़ के 2 और 3 5, तो x का मान आ जाएगा 5/2।
y की बात करें, जब घटा देंगे इनको आपस में, यदि अपन माइनस करें x प्लस वाई में से, ये घटा दोगे माइनस एक्स और प्लस वाई, तो ये कट जाएगा 2y, और इधर घटाओगे 3 में से 2 1, यानी 1/2 रेशियो लोगे तो 5:1 आपका रेशियो आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, 3 2 5 और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है एक राजमार्ग पे दो स्थान है ए से बी, 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, यानी ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए कितनी दी गई, यहाँ पे 100 किलोमीटर दी गई है। एक कार स्थान ए से तथा एक अन्य कार बी से एक ही समय रवाना होती है, एक ए से जा रही है बी की ओर, दूसरी आ रही है बी से ए की ओर, और एक ही समय पे रवाना होती है। दोनों कार एक ही दिशा में, अच्छा एक ही डायरेक्शन में जा रही है भाई, आमने सामने नहीं, ए से जा रही है वो बी की ओर और बी से भी इधर इधर ही जा रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है। एक ही दिशा में एक समान चाल से चले तो वे 5 घंटे पे मिलती है, यानी ये दोनों इधर जाते हैं तो 5 घंटे में मिलते हैं। यदि वे एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चले, यानी ये इधर चले और ये इधर चले, विपरीत चले, तो वे 1 घंटा में मिल जाती है। तो तेज चलने वाली कार की अपने को चाल पूछिए। देखिए, ये क्वेश्चन शायद मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस में जब रिलेटिव स्पीड पढ़ाई थी उसमें सेम क्वेश्चन ये करवा चुका हूँ। ठीक है, आपको पता है कि जब मान लीजिए ए की स्पीड ए है, बी की, अच्छा ये तो दो स्थान है, एक की स्पीड मान लीजिए कार की x है, x किलोमीटर पर आवर, और एक की y है। जब ये सेम डायरेक्शन में जाती है तो आपको पता है स्पीड क्या हो जाती है, माइनस रिलेटिव स्पीड माइनस x माइनस वाई। और ये देखिए 100 किलोमीटर जा रही है, इनके बीच की दूरी तो ये रहनी है 100, हमेशा रिलेटिव स्पीड से चलेंगे तो 100 कवर करनी है। ठीक है, ये 100 ही कवर करनी है, और ये 5 घंटे में मिल रहे हैं तो 100 में 5 का भाग देंगे, दूरी बटे 4, तो ये इनकी विपरीत दिशा में, सॉरी सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर। जब ये आमने सामने चले तो स्पीड जुड़ जाएगी। तो ये कह रहा है कि 100 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेती है 1 घंटे में, तो 100 में 1 का भाग देंगे तो ये स्पीड आ गई अपनी 100 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पूछा तेज, तेज यानी x का मान निकालना, जोड़ दोगे y से y कटेगा, 2x बराबर 100 और 120, 100 और 20 120, 2 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वैसे भी देख सकते हो आप, 60 40 100 और 60 में से 40 के 20, डायरेक्ट आप इसको देख सकते हैं। तो इसको हम लोग किससे कर लेते हैं, रिलेटिव स्पीड से डायरेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, दो पाइप किसी खाली टैंक को अलग अलग 24 और 40 मिनट में भर सकते हैं। जैसे ए पाइप है, ये इसको भरेगा मान लीजिए 40 मिनट में, सॉरी 24 मिनट में, और बी जो आपका पाइप है वो इसको भर रहा है कितनी देर में, 40 मिनट में। इसके बाद आपको कह रहा है एक तीसरा पाइप प्रति मिनट सॉरी 30 गैलन पानी खाली कर सकता है। देखिए ये मैंने आपको पाइप टैंक में बताई थी, जो भी आपको इस टाइप की लाइन देता है कि वो प्रति मिनट या प्रति घंटे इतना पानी भर सकता है या इतना लीटर निकाल सकता है, कैपेसिटी उसकी दे रहा है। इस लाइन को हम लोग लास्ट में काम लेते हैं, जब इस टाइप की जिस पाइप के लिए लैंग्वेज देगा उसका पहले टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए तीसरा पाइप आपको आया कि वो 2 मिनट में खाली करेगा, तो 1 मिनट में 30 गैलन निकालेगा तो 2 मिनट में 60, डबल कर देंगे। तो पहले इसका हम समय निकालते हैं, जितना इसका समय आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसका कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो देखिए 24 और 40, और अगली बार कह रहा है तीनों पाइप खुले रहे तो खाली टंकी 1 घंटे में भरेगी, यानी ए और बी इसको भर रहे हैं और सी यदि साथ साथ खाली करेगा तो इनको 1 घंटा यानी 60 मिनट लगते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे इन तीनों का एलसीएम, तो ये देखिए कितना है 60, 6 गुना 10 है, ये 8 गुना 3, ये 8 गुना 5 है। तो 60 में देखिए 24 का भाग नहीं जा रहा है, इसका डबल कर दीजिए, 120 में 24 का जा रहा है, 40 का जा रहा है, 60 का जा रहा है, तो 120 हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये टोटल एक बार इमेजिनरी अपन कैपेसिटीज की मान लेते हैं, 24 का भाग देंगे तो 1 मिनट की बात करें कि 1 मिनट में ए इसमें कितना पानी भरेगा, 120 बटे 24 यानी 5 लीटर, बी कितना भरेगा 3 लीटर, और तीनों मिलकर भी भर ही रहे हैं, पूरा भर रहे हैं तीनों मिलकर, तो कितना पानी भरेंगे 2 लीटर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ए इसमें 5 लीटर 1 मिनट में भर सकता है, बी इसमें 3 लीटर 1 मिनट में भर सकता है, यानी दोनों ये कितना भर रहे हैं 8, जबकि तीनों कितना भर रहे हैं, तीनों भी भर ही रहे हैं, कितना 2 लीटर ही, तीनों मिलकर कितना भर रहे हैं 2 लीटर। इसका क्या मतलब हुआ
कि 8 ही भर सकते थे, लेकिन यहाँ 2 ही आया। इसका मतलब ये हुआ कि सी ने यहाँ से ये पानी खाली किया है। कितना? 6 लीटर। 8 में से 6 घटाओगे तभी तो बचेगा कितना? 2। ऐसे नहीं कर सकते। तो सी का नहीं पता है, तो देखिए ये 2 भर रहे हैं, इधर 8 है, 8 आगे जाके माइनस होगा, तो यहाँ से सी का मान आ जाएगा -6। तो सी जो पाइप है वो 1 मिनट में 6 लीटर निकालने की कैपेसिटी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, जो हमने मेथड लिया इसके हिसाब से रखता है। तो 1 मिनट में यदि ये 6 लीटर पानी निकालेगा, तो 120 लीटर ज्यादा निकालना है कि इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसको लगेंगे 20 मिनट। ठीक है, ये इसका समय आ गया। अब 1 मिनट में 30 गैलन खाली करेगा, तो 20 मिनट में कितना करेगा? तो करेगा ज्यादा के लिए 20 × 30 यानी 600 गैलन। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? नहीं आता है तो रिवर्स करके आप दोबारा देख सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे दिया √7 अपॉन √ में 16 + 6 √7 माइनस। देखिए, ये जब मैंने आपको परमीकरण की क्लास पढ़ाई है, शायद 2 या 3 क्लास मैंने डाल रखे हैं, उसमें परमीकरण में उससे बाहर कुछ भी नहीं है। रेशनलाइजेशन जो आपको पढ़ा है, किसी भी एग्जाम दे लेना, वहां मैंने आपको एक ही चीज बताई कि ये इस √ के अंदर √ आ जाए, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे यदि प्लस है तो a + b का फॉर्मूला है, माइनस है तो a - b का फॉर्मूला। उसके लिए मैंने बताया कि यहाँ पे वैल्यू ये होती है a² + b², और इधर प्लस या माइनस जो भी होगा इसके बाद होती है 2ab या -2ab। आपको इधर या तो 2 देगा डायरेक्ट, नहीं देगा तो इस संख्या में देखना, इधर भी नहीं है तो फिर अंदर देखो 4 है, अंदर 4 होगा तो बाहर 2 लेके आ जाएंगे, समझे? तो यहाँ पे देखिए, ये 16 + 6 √7 जो है, ये है आपका a² + b²। इसको मैं 2 से अलग करूंगा, तो 6 को लिखूंगा 2 × 3 और गुणा √7। देखिए, 3 का वर्ग करोगे, a² यानी 3 का वर्ग 9, और √7 का 7, तो 9 और 7 16। तो 16 तो आपका a² + b² आ गया, और ये देखिए 2ab है। तो ये तो किसका होल स्क्वायर है? a + b का होल स्क्वायर, और बाहर अंडर रूट है तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर तो √7, नीचे यहाँ तो आपका बचेगा 3 + √7, माइनस ये सेम ही है तो ये माइनस वाला बनेगा, तो यहाँ बचेगा 3 - √7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इस माइनस को अंदर गुणा करोगे तो ये तो -3 और ये माइनस माइनस प्लस √7, 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर √7 है, नीचे आपके पास √7 + √7 2 √7 होगा, तो √7 से √7 कटेगा, आंसर आ जाएगा 1/। ठीक है, सिंपल है परमीकरण करना। अगला देखिए, इसमें दिए गए उन 10 वर्गों जिनकी भुजाओं की लंबाई है 20, 21, 22 ऐसे लगातार है, कहां तक? 29 सेंटीमीटर। इनके क्षेत्रफल का पूछा है। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी वर्ग का, इस वर्ग का जिसकी भुजा 20 है, इसका एरिया निकालें तो 20 का वर्ग करेंगे। इन सब का योग करना है तो प्लस कर देंगे। अगला का, यहाँ पे देखिए साइड 21 है तो क्षेत्रफल होगा 21 का वर्ग, फिर 22 का वर्ग, ऐसे लास्ट वाला हो जाएगा 29 का वर्ग। तो ये आप देखोगे 20 से लेके 29 तक की संख्याओं के वर्गों का योग है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि यदि 1 से लेके n तक संख्या है और उनका यदि वर्ग कर दें और उनको जोड़ दें, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? n × n+1 × 2n+1/6। ये कब होगा? जब 1 से लगातार संख्याएं चल रही हो। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि 20 से लेके 29 तक तो लगातार है, लेकिन स्टार्टिंग की 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ऐसा करके अपने पास 19 का जो वर्ग है, ये यहाँ तक नहीं है। खाली कौन सी संख्या दी है? 20 से आगे। तो एक बार अपन 1 से लेके 29 तक टोटल निकाल लें और उसमें से स्टार्टिंग के माइनस कर दें, तो इन्हीं का वर्ग, इन्हीं के वर्गों का योग बचेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पहले मैं सभी को ले रहा हूँ 1 से 29 तक, तो n का मान 29 होगा, तो n की जगह 29 इंटू n+1, 29 और 1 30, इंटू 2n, तो इसका डबल करेंगे 29 का, 58 और +1 59 अपॉन 6। ये तो आ गया 1 से लेके 29 तक की संख्याओं का। इसमें से अपन घटा देंगे स्टार्टिंग की 19 संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये लास्ट वाला ही बचेगा। तो यहाँ पे n का मान क्या होगा? 19। तो n यानी 19 इंटू n+1 20 और इंटू 38 और 1 39/6। ठीक है, अब देखिए 6 से तो कट जाएगा डायरेक्ट अपना, है ना? 6 से 5 बार, और इसको यदि हम काटें 2 से 3 बार और 2 से 10 बार, अब ये 3 से 9 और 3 12, तो ये 13 से कट जाएगा अपना 3 बार, तो ये कट गए। अब इनको देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास
59 है ना, इसको क्या लिख सकते हो आप, 60 - 1। तो एक बार जब आप 5 से गुणा करते हो किसको, 60 से, तो ये कितना हो गया 300, और इसमें से एक इसको गुणा करेंगे 5, तो इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 295। तो इधर आ गया 29 इंटू 295 माइनस इसको गुणा करें तो 19 को देखिए 3 से गुणा करेंगे 57, 5 और 19 और 5 कितना हो गया 24 और एक जीरो, ये तो आ गया 2470। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो या तो इसको अपन लिख सकते हैं 300 - 5, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 30 - 1 लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, किसी से भी हम चेंज कर लें। तो देखिए मैंने इसको लिखा, ये जो संख्या थी इसको लिखा मैंने 300 - 5, कोई दिक्कत नहीं। 29 को 3 से गुना करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 29 × 3 कितना हो जाएगा 87, तो 8700, और माइनस 5 बार इसको गुणा कर देंगे, वो घटा देंगे। ठीक है, 8700, अब 5 से गुणा करेंगे अपन, तो ये हो गया अपना 145, ये इसमें से अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये अपना बचा 5, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 1 गया 5, और ये 8, और इसमें से 2470 आपको क्या करना है माइनस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 और 15 में से 5 गए कितने आ गए 8, 14 में से 4 गए यानी 0, 4 में से 4 गए सॉरी, 7 में से 2 गए, तो हमारे पास कितना आ गया, अच्छा 4 में से 4 गए 0, और 8 में से 2 गए 6, तो ये आ गया आपका 6085। तो करना यही था, 1 से लेके 29 तक के वर्गों का योग निकाल के उसमें से 19 के वर्ग का योग माइनस करना था। ठीक है, बस आपका थोड़ा मल्टीपल था और इसमें कुछ नहीं था। अगला देखिए, इसमें दिया कि द स्क्वायर रूट ऑफ, यानी इसका वर्गमूल निकालना है, ये अपने को संख्या दी है 9.5 इंटू 0.0085 18.9। देखिए थोड़ा सा ध्यान दे तो अपने को पता है 17 × 5 85 होता है, 19 × 5 95 होता है, और 21 × 8 21 × 9 189 होता है, यानी इसके रूप में इसको तोड़ लें। तो मैं इस संख्या को क्या लिख सकता हूँ कि ये जो 9.5 है इसको मैं लिख सकता हूँ 1.9 और गुना 5, जब इसको गुणा करेंगे तो 9.5 ही आएगा, इंटू इसको लिख देंगे 0.0017 इंटू 5, गुणा करोगे तो ये आएगा। और 18.9 जो है इसको लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं 2.1 इंटू 9, गुणा करने पे ये आएगा। नीचे आपके पास है 0.0017 इंटू 1.9 इंटू 2.1, तो ये संख्या इससे कटेगी, ये संख्या इससे कटेगी, ये कट गई, तो ये हमारे पास बचा 5 × 5 और गुना 9, 25 × 9 यानी 225, और इसका क्या लेना है वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 का वर्ग है। ठीक है, अगला देखिए, ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पे, बी उसी को सी को 20% लाभ पे, सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ पे, डी ने 330 रुपए दिए, तो ए ने कितने में खरीदा, मान लीजिए ए ने ए रुपए में खरीदा और 25% लाभ पे बेचेगा, तो कितने में बेचेगा 125/100। ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये आगे से आगे बेचते हैं लाभ हानि पे, तो इसको आप एक लाइन में सोल्व कर सकते हैं, और ये सबसे आसान रहेगा। फिर ये बी का क्रय मूल्य आ गया, अब बी इसको बेच रहा है 20% लाभ पे, तो 120/100, और सी इसको बेच रहा है किसको डी को, यानी 10 के लाभ पे, यानी 110/100। तो सी ने तो इसको डी को बेचा है, तो सी का तो सेलिंग प्राइस है टोटल, और डी ने इसको खरीदा तो डी का कॉस्ट प्राइस है, और वो डी का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है 330 के। ठीक है, इसको सोल्व करना है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, इसके बाद देखें 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, ठीक है, 11 से कटेगा 33 3 बार और एक जीरो। इसके बाद देखिए, हाँ 5 से कट रहा है 30 कितनी बार 6 बार, और 6 से 6 एक बार, और 12 2 बार, और 2 से 4 2 बार, तो नीचे बचा 2 × 100 200, और ये आगे जाके 1 से गुणा हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल एक लाइन में इसको आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि कृष्ण मूर्ति प्रति मास 15,000 रुपये कमाता है, इसका 80% खर्च करता है, ये टोटल इनकम 15,000 है। एक्सपेंडिचर की बात करें खर्च की, तो 15,000 का 80% निकालोगे, तो 2 जीरो तो नीचे 80/100 करोगे, 2 जीरो कट जाएंगे, तो 15 × 8 120, और 2 जीरो यानी 12,000 रुपये वो खर्च कर देगा। तो उसकी सेविंग 15 कमाए, उसमें से खर्च 12,000 है, तो सेविंग उसकी कितनी आ जाएगी यहाँ से 3,000 आ जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि वेतन में संशोधन के कारण इंक्रीमेंट हुआ होगा कुछ,
या रिवाइज हुआ है। तो इनकम तो 20% बढ़ गई, 15,000 है, इसका 20% देखिए 15 गुना 2 30, इसका मतलब कितनी बढ़ गई 3,000, क्योंकि 20% में नीचे 100 होगा, 20 हटेंगे तो 15 दूनी 30 और 20 लग जाएंगे, कितना 3,000 बढ़ गया। तो 15 और 3, तो अब उसकी नई जो इनकम होगी वो होगी उसकी कितनी 18,000। ठीक है, अब आगे कह रहा है वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से खर्च भी बढ़ गया, कितना 20%। पहले खर्च कितना था 12,000। तो देखिए प्रतिशत में लगाओगे तो 2 जीरो हटेंगे, एक ये 12 दूनी 24 और 2 जीरो यानी 2400 बढ़ेगा। तो अब वो खर्च कितना करेगा 12,000 प्लस 2400, यानी अब उसका जो नया एक्सपेंडिचर होगा, न्यू एक्सपेंडिचर, वो होगा 14,400। तो पूछा बचत कितनी होगी। 18,000 में से 14,400 खर्च कर रहा है, ये घटा दोगे तो अपने पास इसकी क्या आ जाएगी सेविंग। तो माइनस करेंगे तो सेविंग कितनी आ जाएगी 3,600 रुपये। समझ गए। अगला देखिए, कह रहा है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज के 7%, 1/4 भाग 8% और शेष 10% से निवेश किया। ब्याज से उसकी वार्षिक आय 561। देखिए ब्याज पे देते हैं रुपया, तो उसकी जो इनकम होती है वो क्या होती है, वो होता है उसका ब्याज। वार्षिक आय बोल दे या उसका ईयरली इंटरेस्ट बोल दे, एक ही बात है। तो ये ऐसा ही दिया 1 साल का टोटल पे 561। तो इसका प्रिंसिपल पूछा है। देखिए यहाँ पे नीचे 3 है, यहाँ पे नीचे 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो वो आएगा एलसीएम कितना 12। तो ये अपन मान लेते हैं उसकी टोटल पूंजी कितनी है 12। ठीक है, 12 का 1/3, 3 से इसका 1/3 निकालोगे, 3 से कटेगा 4 बार, यानी पहला जो भाग था वो हमारे पास था 4 यूनिट, उसको उसने दिया 7% पे 1 साल के लिए बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट यही होता है आपका, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, रख दिया। प्लस दूसरा जो भाग होगा 1/4 किसका 12 का, 3 यूनिट, इस पे रेट 8% और समय 1 साल बटे 100, समुद्र बटे 100, वही है बचपन वाला। बाकी शेष, तो देखिए 4 यूनिट ये है, 3 ये 4 3 7, टोटल 12 है, तो शेष कितना बचा 5। इस पे जो रेट वो 10%, टाइम यहाँ पे 1 साल का और बटे 100। ये टोटल आपके पास जो इंटरेस्ट यहाँ से आएगा साधारण ब्याज वो आ गया 561। कोई दिक्कत नहीं, अब इसको सोल्व करना है। नीचे सभी में 100 है ना, ये एलसीएम और आगे आ जाएगा। इसको गुणा किए 7 गुना 4 28, प्लस 8 दिए 24, प्लस 5 गुना 10 50, बराबर ये 100 एलसीएम सभी में आएगा, ये आगे चला जाएगा 561 गुना 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इनको हमें ऐड करना है। देखिए 20 20 40 और 50 90 और 8 4 12 यानी 102। तो ये 102 इधर आएगा, इसमें भाग देंगे तो इधर क्या बचा, ये सारा में आगे लेके चला गया तो इधर बचा 1। ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, और टोटल प्रिंसिपल कितना था 12। तो 12 का मान निकालना है तो 12 से गुणा कर दोगे, क्योंकि ये तो 1 यूनिट का मान आएगा। ठीक है, तो देखिए 17 गुना 6 होता है 102 है ना, और ये 17 से 3 बार कटेगा 51, फिर 5 फिर 51। ठीक है, 17 से कटेगा 6 बार, 17 से 3 बार, फिर 5 बचेंगे, फिर 51, फिर 3 बार। ये हमारा 6 से कट जाएगा कितने बार 2 बार, और 33 दूनी 66, और 100 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 6600। ठीक है, 12 से इसलिए गुना किया है क्योंकि टोटल प्रिंसिपल पूछा वो हमारा कितना था 12, और इन सबको जोड़ा 102। ये आगे चला जाएगा तो इधर तो कितना बचा 1 यूनिट ही तो बचा, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू थी 12 की निकालनी थी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पे अपने घर से स्कूल 5 मिनट की देरी से, और 4 की चाल से चले तो स्कूल समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, घर से उसकी दूरी डिस्टेंस निकालनी है। देखिए ये होता है चालों का गुणनफल, यानी 3 गुना 4 बटे चालों का अंतर, 3 और 4 का डिफरेंस 1, और गुणा समय का अंतर। एक बार देरी और एक बार पहले हो तो इनको जोड़ते हैं, और दोनों बार देरी दोनों बार पहले तो घटाते हैं। तो 5 और 5 10 मिनट में है, इसको घंटे में बदलेंगे, 60 का भाग देंगे। ठीक है, यहाँ तक 0 से 0 कटेगा, 3 से 2 बार 6 और 2 से 4 2 बार। तो ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी घर से उसके स्कूल की 2 किलोमीटर। ये मैंने आपको एवरेज स्पीड में पढ़ा है कि इसका एवरेज स्पीड निकाल के करेंगे तो वो आपकी दोनों साइड की डिस्टेंस आ जाएगी, फिर उसको हाफ कर दीजिए। यह टोटल टाइम देता कि आने जाने में कुल समय जैसे 2 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पे अपन टोटल टाइम लेते हैं, डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस।
तो नीचे चाल का भी डिफरेंस, टोटल्स में तो नीचे चाल का भी टोटल, और ये तो सेम रहता है। कल जो हमारी क्लास हुई थी जिसमें ट्रेन एक्सीडेंट वाले जो क्वेश्चन पढ़े थे वो सेम इसी मेथड से आपको मैंने बताए। ये हम पढ़ ही चुके टाइम एंड डिस्टेंस में। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 4 आदमी 6 औरत मिलके किसी काम को 8 दिन में, 3 आदमी 7 औरत मिलके 10 दिन में, तो 20 औरत। तो आपको क्या बताया मैंने टाइम एंड वर्क में कि इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, जब भी ये एंड वाला क्वेश्चन आ जाता है तथा वाला। तो देखिए 4 गुना 8 32, यानी 32 आदमी, एन का मतलब प्लस, 6 गुना 8 48 औरत मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये इधर मैंने गुणा कर दिया तो कितने दिन में करेंगे, 1 दिन में। ऐसे सेम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 10 को 3 से, तो ये आ जाएगा कि 30 आदमी प्लस 10 गुना 7 70 औरत, ये भी उसी सेम काम को 1 दिन में करेंगे। तो दोनों सेम काम कर रहे हैं और सेम टाइम में कर रहे हैं, तो यहां से इनको हम क्या कर देते हैं, बराबर। 30 आदमी इधर आके माइनस हो जाएंगे, एक जैसे मैन एक तरफ करेंगे, वुमेन एक तरफ, तो इधर बचे 2 आदमी, बराबर 48 आगे जाके माइनस होंगे तो ये हो गए 22 औरत। यहां से आप निकाल सकते हो कि एक आदमी बराबर है 11 औरत। यानी ये हमारे पास क्या आ गई, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी भी आ जाती है कि मैन 1 दिन में 11 यूनिट काम करेगा तो औरत 1 दिन में करेगी 1 यूनिट, ठीक है। तो आप यहाँ से टोटल निकाल सकते हो, काम को उससे भी चेंज कर सकते हो। जैसे एक आदमी 1 दिन में 11 यूनिट काम करेगा, तो 4 आदमी 1 दिन में कितना करेंगे, 11 गुना 4 44। समझे मेरी बात को। 6 औरत एक एक करेगी तो 6 कितना करेंगे, 6 यूनिट। टोटल 1 दिन में हो रहा है 50 यूनिट, 8 दिन में कितना हो जाएगा, 8 गुना 5 400। पूछा है 20 औरत, यानी 420 का भाग दोगे 20, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी आदमी की है, ये औरत की है, ठीक है। किसी से भी जैसे इससे करें, एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, सॉरी 11 है, तो 3 की 11 गुना 3 33 यूनिट 3 आदमी 1 दिन में करेंगे। एक औरत की 1 है एफिशिएंसी, तो 7 की 7 होगी। तो 33 और 7 यानी 1 दिन में 40 यूनिट काम हो रहा है, और टोटल 10 दिन हुआ है, तो टोटल काम आ गया 40 गुना 10 400। एक औरत 1 दिन में 1 यूनिट कर रही है, ये आदमी और वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ से 11 और 1। तो 20 औरत 1 दिन में 20 यूनिट ही करेंगे, तो 400 कितने दिन में करेंगे, 20 दिन। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, एक में चेंज करके। अगला देखिए, दो संख्या ए और बी का औसत 20 है, बी और सी का औसत 19, सी और ए का औसत 21, तो ए का मान देखिए। एवरेज आपको दिया, एवरेज होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी सम अपॉन उनकी जो क्वांटिटी, जितनी संख्या बराबर एवरेज। तो यदि मैं टोटल निकालूं, सम निकालूं, तो इस एवरेज को इस संख्या से गुणा कर दूंगा। तो एवरेज 20 है, संख्या कितनी, ए और बी दो ही है, तो 20 दूनी 40। बी और सी का टोटल निकालना है, तो 19 दूनी 38। सी और ए का निकालना है, तो 21 गुना 2 42। अब इन सबको आप ऐड कर दोगे, क्योंकि आपको ए का मान निकालना है। जब ऐड करेंगे, देखिए 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो 2 मैंने बाहर लिया तो बचा मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी। इधर ऐड कर दोगे 40 40 80 और 40 120। तो यहां से देखिए ए बी सी तीनों का टोटल कितना आ गया, 60। किसका पूछा है, ए का। तो तीनों का टोटल 60 है, जिसमें से बी प्लस सी का कितना है, इन दोनों का 38। ये 60 में से घटा देंगे अपन 38, तो बचा कितना, 22। वो किसका बचेगा, तीसरे का, ए का, ठीक है। जिसका भी पूछा है उसको छोड़ के बाकी दो का आप इसमें से, तीनों वाले में से माइनस कर दीजिए। अगला देखिए, पाई चार्ट वाला है। कह रहा है 2009 में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पे व्यय की गई धनराशि। देखिए वर्ष 2009 की बात कर रहा है, परिवार की कुल आय 1.5 लाख है। आवास और परिवहन पे किए गए खर्च का अंतर। देखिए आवास, हाउसिंग पे 15% है और परिवहन पे 5% है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 5% का। तो ये जो आपको 1,50,000 दिया है, ये टोटल दिया, यानी 100%, परसेंटेज में टोटल 100 होता है, और चार्ट की बात करें तो डिग्री में 360 होता है। तो 100% की वैल्यू दी है और 5% की आपको निकालनी है, ठीक है। 2 जीरो कट जाएंगे, 15 गुना 5 75 और 2 जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा 7,500। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के सिवाय सर्वाधिक खर्च। देखिए भोजन की बात करें तो इस पे 23% हो रहा है खर्च, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इधर 23%। तो इसके अलावा पूछा है, ये सबसे ज्यादा पूछता तो आप डायरेक्ट देख के कह देते 23 भोजन पे, लेकिन कह रहा है भोजन के अलावा किस पे ज्यादा हो रहा है।
तो 23 के आसपास देखिए, इस पे तो 5 है, इस पे 12, इस पे 15, इस पे 10, इस पे 15 और इस पे 20। तो सबसे ज्यादा किस पे है? 20%। भोजन के बाद इसी का नंबर है अन्य, तो इसका आंसर आ जाएगा अन्य। कह रहा है परिवार की बचत किस मद पे किए गए व्यय के बराबर रही है। देखिए, सेविंग की बात करें 15% है, और इधर हाउसिंग पे भी 15% कर रहा है, दोनों इक्वल है। तो ये आ जाएगा आवास पे, हाउसिंग पे। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा था। तो ये हमारे इसके 25 क्वेश्चन थे मैथ के, जो डिटेल में और शॉर्ट में अपन ने सोल्व किए हैं। डिटेल में भी बताना जरूरी होता है, शॉर्ट में भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, आप शेयर जरूर कीजिए जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सभी को लाभ मिले। और यहाँ कोई कोर्स नहीं है जो पैसे में बेच रहा हूँ, सारा आपके लिए कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा रहेगा इस प्लेटफॉर्म पे। ओके, थैंक यू एवरीवन।